कहानी की शुरुआत होती है 16 जनवरी 1942 में, जहां जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर हमला किया था। जापान से बदला लेने के लिए अमेरिका के यूएस नेवी के डिगलर बम्बर प्लेन्स साउथ पैसिफिक के ऊपर उड़ जाते हैं ताकि वो प्लेन के जरिए जापान की पनडुब्बी को खत्म कर सकें। एक बम्बर प्लेन में हम 3 लोगों को देखते हैं, जिनमें पायलट डिक्सन और दूसरा टोनी और तीसरा एल्ड्रिच होता है। ये लोग जापान की पनडुब्बी पर हमला करने जा रहे होते हैं, पर जब ये लोग अपना काम करके वापस आ रहे होते हैं और वो लोग आसमान में बादलों के काफी अंदर होते हैं, जिस वजह से ये लोग रास्ता भटक जाते हैं। साथ ही इनका फ्यूल भी खत्म हो रहा होता है। यहाँ एल्ड्रिच रेडियो के जरिए कंट्रोल रूम से बात करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल ना होने की वजह से बात नहीं हो पाती, जिससे ये तीनों टेंशन में आ जाते हैं। और यहाँ अब एयरक्राफ्ट का फ्यूल बिल्कुल खत्म होने वाला होता है, इसलिए डिक्सन कहता है कि हमें अब समुद्र में ही लैंड करना होगा। वो टोनी और एल्ड्रिच को जरूरत का सामान अपने पास रखने को कहता है। इसके बाद डिक्सन एयरक्राफ्ट को समुद्र में लैंड करवाता है, जिसके बाद उनका एयरक्राफ्ट पानी में डूबने लगता है। डिक्सन जल्दी से बाहर आ जाता है और टोनी और एल्ड्रिच की सीट बेल्ट नहीं खुलती, जिस वजह से वो दोनों पानी के अंदर एयरक्राफ्ट के साथ डूबने लगते हैं। और इससे पहले कि इन्हें कुछ होता, इनकी सीट बेल्ट खुल जाती है और वो दोनों फौरन से बाहर आते हैं। इनके पास एयरक्राफ्ट बोट होती है, जिसमें तीनों सवार हो जाते हैं। अगली सुबह ये लोग उठते हैं और इन्हें अब भूख लगती है। ये लोग खाली हाथ होते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट में जो भी सामान था वो सब उन्होंने छोड़ दिया था। तीनों के पास ना तो पीने के लिए पानी होता है और ना ही खाने के लिए कोई चीज। ये लोग साउथ पैसिफिक ओशन में पूरी तरह फंस जाते हैं। इन्हें अपने पास कोई भी नहीं दिखता। इन्हें पता नहीं होता कि आगे वो लोग कहाँ जाए, और उनके पास कोई मैप भी नहीं है था, जिसकी मदद से वो सही रास्ते की तरफ बढ़ सकें। ये बहुत परेशान होते हैं, पर इन्हें पूरी उम्मीद होती है कि इन्हें यूएस नेवी आकर जरूर बचाएगी। तभी इन्हें आसमान में यूएस नेवी का एयरक्राफ्ट दिखाई देता है। ये देखकर वो तीनों खुश हो जाते हैं और चिल्लाते हुए अपनी जैकेट्स उतारकर इशारे करते हैं ताकि एयरक्राफ्ट में मौजूद लोगों का ध्यान उनकी तरफ जाए। पर एयरक्राफ्ट बहुत दूर होता है और वो लोग एक बहुत छोटी बोट में होते हैं, जिस वजह से आसमान से उन्हें देख पाना नामुमकिन था, और वो एयरक्राफ्ट वहां से चला जाता है। डिक्सन कहता है कि ये एयरक्राफ्ट हमें ही ढूंढने के लिए आया था और मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा इस जगह पर ढूंढने के लिए आएंगे, इसलिए अब हमें ही यहाँ से निकलना होगा। टोनी और एल्ड्रिच को भी डिक्सन की बात सही लगती है। इसके बाद डिक्सन, जो इनका सीनियर होता है, वो कहता है कि तुम दोनों अपना जूता उतार कर फेंक दो, क्योंकि हमारा सफर बहुत लंबा होने वाला है और ये बोट ज्यादा चीजों का वजन नहीं उठा सकती है। टोनी और एल्ड्रिच उसकी बात मानकर अपना जूता पानी में फेंक देते हैं, और डिक्सन अपना जूता नहीं फेंकता। वो कहता है कि अगर हम किसी आइलैंड तक पहुंचे तो हमें जूते की जरूरत पड़ सकती है, और वो उस बोट की मदद से आगे बढ़ते रहते हैं। और अब देखते ही देखते रात हो जाती है और उन्होंने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं था। डिक्सन को बहुत ज्यादा प्यास लगती है, पर वो समुद्र का खारा पानी नहीं पी सकता था, क्योंकि खारा पानी पीने से उसकी तबीयत खराब हो जाती। इसलिए वो उठकर अपने जूते में पेशाब करता है और ना चाहते हुए भी उसे पी लेता है। डिक्सन को पता है कि उसे जीने के लिए ऐसा करना पड़ेगा। उसे देखकर टोनी और एल्ड्रिच भी ऐसा ही करते हैं। इस बोट में इतनी जगह नहीं होती कि तीनों एक वक्त में सो पाएं, जिस वजह से तीनों अलग अलग वक्त में सोते हैं। अगले दिन डिक्सन, जिसे लोकेशन के बारे में अच्छे से पता होता है, वो कहता है कि हम यहाँ फंस चुके हैं और हमारी बोट हवाई की तरफ जा रही है, जो कि बहुत दूर है। वो कहता है कि अगर हम इसी तरह चलते रहे तो शायद हम कई हफ्तों में हवाई पहुंच जाएं। पर टोनी कहता है कि इतने दिनों तक शायद हम जिंदा भी ना रह सकें। यहाँ पर हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। एल्ड्रिच कहता है कि पानी में मछलियां हैं जिसे हम पकड़ सकते हैं। जिसके बाद वो तीनों अपना अपना सामान निकालते हैं। इनके पास एक गन और चाकू और कुछ छोटी मोटी चीजें होती हैं, और वो मैगजीन की पिन से मछली पकड़ने के लिए कांटा बनाते हैं और फिर रस्सी की मदद से पानी में कांटा फेंकते हैं। तब उनके कांटे में कुछ फंसता है। जब वो उसे खींचते हैं तो रस्सी टूट जाती है और कांटा भी गायब हो जाता है। एल्ड्रिच को गर्मी लग रही होती है, तो इसलिए वो पानी में कूद जाता है। उसे देखकर टोनी भी पानी में जाने वाला होता है, पर डिक्सन उसे रोक लेता है और कहता है कि इस पानी में शार्क हो सकती है। ये सुनकर एल्ड्रिच भी वापस बोट पे आ जाता है। अब इनको यहाँ फंसे 5 दिन हो चुके थे। धूप से तीनों का चेहरा लाल हो गया होता है। ये लोग इतने दिनों से खाने का एक टुकड़ा तक नहीं खा पाए होते और पानी पीने के लिए तरस रहे होते हैं। फिर डिक्सन को अपनी जैकेट के अंदर एक पेंसिल मिलती है और ये देखकर वो बहुत खुश होता है। वो बोर्ड पर उसकी मदद से मैप बनाने लगता है ताकि वो अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा सके। इसके बाद डिक्सन कहता है कि हमें बोट को हवा के साथ बहने से रोकना होगा, क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसके बाद वो रस्सी की मदद से पानी में कुछ बांधकर फेंकते हैं, जिस वजह से बोट दूसरी डायरेक्शन में चलने लगती है। डिक्सन कहता है कि जब हमें अपनी डायरेक्शन बदलनी होगी तब हम उसे पानी से बाहर निकाल लेंगे। इसके
बाद जब हवा की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ उन्हें जाना होता है, तब वो उसे पानी से निकाल देते हैं और हवा के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद वो प्रे करते हैं और ऊपर वाले से मदद मांगते हैं ताकि वो इस मुसीबत से बाहर निकल सकें। रात में जब वो लोग आराम कर रहे होते हैं तो अचानक से बारिश होने लगती है। वो बहुत खुश होते हैं क्योंकि यहाँ आने के बाद वो पहली बार पानी पीते हैं और आगे के लिए भी स्टोर कर लेते हैं। अगले दिन हम एल्ड्रिच को देखते हैं जो रस्सी की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, और काफी देर बाद भी उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता, जिससे वो परेशान हो जाता है। फिर वो चाकू निकालता है और उसकी मदद से मछली पकड़ने की कोशिश करता है। डिक्सन उसे ऐसा करने से मना करता है कि चाकू अगर बोट में लग गया तब वो लोग मुसीबत में पड़ सकते हैं। एल्ड्रिच चाकू पानी में मारते हुए एक शार्क के बच्चे को मार देता है और वो शार्क का बच्चा उनकी बोट पर आ जाता है। ये देखकर वो बहुत डर जाते हैं, पर हिम्मत करके वो उसे पकड़ लेते हैं और फौरन उसे मार देते हैं। उसके पेट के अंदर कई सारी छोटी छोटी मछलियां निकलती हैं जिसे इस शार्क के बच्चे ने अभी खाया होता है। वो लोग छोटी मछलियां खाने लगते हैं जिससे इनको एनर्जी मिलती है। इसके बाद ये लोग अपने बारे में बात करने लगते हैं। डिक्सन बताता है कि उसकी बीवी घर में उसके आने का इंतजार कर रही होगी। टोनी और एल्ड्रिच कहते हैं कि हमारी शादी नहीं हुई। टोनी कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ। टोनी बताता है कि उसकी एक बहन भी है जो कि बहुत खूबसूरत होती है। टोनी एल्ड्रिच से कहता है अगर तुम यहाँ से जिंदा निकल गए तो तुम उसे डेट कर सकते हो क्योंकि वो भी सिंगल है। लोग ऐसे ही हंसी मजाक करते हैं, लेकिन तब हम देखते हैं कि कई सारी शार्क उनकी बोट के पास घूम रही होती हैं, पर खुशकिस्मती से वो उन पर हमला नहीं करती। कुछ दिन और ऐसे ही गुजर जाते हैं और ये तीनों कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि इन्हें खाने के लिए और कुछ भी नहीं मिला होता। एक रात जब एल्ड्रिच पानी से मछली पकड़ने के लिए हाथ डालता है तब उसके हाथ पर शार्क काट लेती है, पर खुशकिस्मती से उसका हाथ बच जाता है। टोनी फौरन उसके हाथ पर कपड़ा बांध देता है। ये लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। इन्हें अब कमजोरी की वजह से अजीबोगरीब चीजें दिखाई देती हैं जो कि रियल में होती ही नहीं। एक दिन एल्ड्रिच टोनी के हाथ में गन देखता है। एल्ड्रिच उससे गन मांगता है और आवाज करने से मना करता है। वो उस गन को एक बर्ड के ऊपर तान देता है जो उनकी बोर्ड पर बैठा होता है और पास से डिक्सन गहरी नींद में सो रहा होता है। एल्ड्रिच बिना ज्यादा सोचे बर्ड को शूट कर देता है। बर्ड को गोली लगती है और वो पानी में दूर गिर जाता है। डिक्सन उठकर देखता है कि उन्होंने बर्ड को मारा है, इसलिए वो फौरन पानी में कूदकर उस बर्ड को लाने लगता है, पर तभी उसके पीछे एक शार्क आने लगती है। टोनी और एल्ड्रिच ये देखकर डर जाते हैं और डिक्सन को जल्दी से बोट में आने को कहते हैं। डिक्सन जल्दी से तैरते हुए शार्क के आने से पहले बोट पर चढ़ जाता है, जिसके बाद ये लोग इस बर्ड को खाते हैं और तब जाकर उन्हें कुछ ताकत मिलती है। 15 दिनों में ये दूसरी बार था जब उन्हें कुछ खाने को मिला था। अब इन लोगों को यहाँ फंसे हुए 20 दिन हो जाते हैं। ये लोग भूख की वजह से बहुत कमजोर पड़ गए होते हैं। यहाँ डिक्सन उठता है और वो देखता है कि हवा नहीं चल रही, जिस वजह से बोट रुकी हुई है। वो गुस्से से टोनी और एल्ड्रिच से कहता है कि तुम दोनों को बोट ठीक से चल रही है या नहीं ये देखने के लिए कहा था, और तुम लोग तो सो रहे हो। एल्ड्रिच कहता है कि अब तक तो हमें आइलैंड तक पहुंच जाना चाहिए था। डिक्सन कहता है कि फिक्र मत करो, हम जल्द ही पहुंच जाएंगे, पर कब तक ये उसे भी नहीं पता था। ये सुनकर टोनी और एल्ड्रिच उस पर चिल्लाते हैं। एल्ड्रिच कहता है कि तुम्हारी वजह से हम यहाँ समुद्र में फंसे हुए हैं, तुम्हें पता नहीं था कि एयरक्राफ्ट को कहाँ पर लैंड करना है। हम अपनी गलती की वजह से एयरक्राफ्ट को लेकर ईस्ट की जगह वेस्ट में चले गए, जिस वजह से अब हम यहाँ फंसे हैं। यहाँ डिक्सन भी अपनी गलती मान रहा होता है और कहता है कि जब वो लोग एयरक्राफ्ट में आगे बढ़े होते हैं तब उसकी आंख लग गई थी, जिस वजह से वो कुछ मिनट के लिए सो गया था, और जब उसे होश आया तो वो रेंज से काफी दूर आ गया होता है, जिस वजह से वो कंट्रोल रूम से भी राब्ता नहीं कर पाते और फ्यूल खत्म होने की वजह से डिक्सन को एयरक्राफ्ट समुद्र में ही लैंड करवाना पड़ा। इस सब का जिम्मेदार वो खुद को मानता है, इसलिए वो शर्मिंदा भी होता है क्योंकि उसकी वजह से टोनी और एल्ड्रिच की जान भी खतरे में है। वो उनसे माफी मांगता है, तब टोनी और एल्ड्रिच भी उसे माफ कर देते हैं क्योंकि वो लोग अब कुछ नहीं कर सकते थे। डिक्सन सोचने लगता है कि कैसे यहाँ से आगे बढ़ें। भी उसके पास एक आइडिया आता है। वो अपने दोनों जूतों को चाकू से काट लेता है और उसे चप्पू की तरह इस्तेमाल करता है, जिस वजह से वो जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं वो जा सकें। टोनी कहता है कि जो भी सबसे पहले आइलैंड देखेगा उसे बाकी दो लोग उसकी पसंद की जगह पर खाना खिलाएंगे। अब ये लोग आगे बढ़ते हैं और इस उम्मीद से कि आइलैंड उन्हें जल्द ही दिखाई देगा, और ऐसे ही इन्हें 30 दिन गुजर जाते हैं और अब इनके अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो बोट को आगे बढ़ा सकें। धूप से इनके जिस्म की हालत खराब हो गई थी। इन्हें पता नहीं होता कि कब तक वो अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। ये लोग भूख से तड़प रहे होते हैं। इस रात बारिश होती है और वो लोग बारिश का पानी पीकर कुछ हिम्मत जुटाते हैं, और तभी तूफान आता है जिससे इनकी बोट पलट जाती है। वो लोग कुछ समझ पाते तब तक टोनी खो जाता है, पर कुछ देर बाद वो देखते हैं कि टोनी बोट को पकड़े हुए है। वो तीनों बोट को पकड़े रखते हैं और मौका मिलते ही एक एक करके उस पर बैठ जाते हैं, और वो जैसे तैसे करके वो
तूफान से बचने में कामयाब होते हैं। अगली सुबह इनके पास अब आगे बढ़ने की कोई भी उम्मीद नहीं बची होती। वो मान चुके होते हैं कि वो आइलैंड तक नहीं पहुंच सकते। उनकी बोट में जो थोड़ा बहुत सामान था वो भी अब जा चुका था। तब वो तीनों अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं कि आखिर उनके जाने के बाद उनका क्या होगा। एल्ड्रिच को पानी में टोनी की बहन दिखाई देती है, जैसा कि टोनी ने उसे बताया होता है। डिक्सन कहता है कि उसने नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे ही खत्म होने वाला है। वो लोग बहुत ज्यादा उदास होते हैं। तब टोनी उठता है और कहता है कि हम बहुत ज्यादा आगे आ चुके हैं, अब हमें हार नहीं माननी चाहिए। उनके पास वो जूता भी नहीं होता जिससे वो पहले चप्पू चलाते हैं, इसलिए टोनी हाथ से ही चप्पू चलाता है। उसे देखकर बाकी दोनों भी उसकी मदद करते हैं और अब इन्हें समुद्र में फंसे हुए 34 दिन हो गए थे। इनके अंदर बिल्कुल भी ताकत नहीं होती जिससे वो आगे बढ़ सकें। ये लोग हार मान चुके होते हैं और उन्होंने मान लिया था कि ये अब मरने वाले हैं। डिक्सन को प्यास लगती है, इसलिए वो मजबूरी में समुद्र का खारा पानी पीने लगता है। कुछ देर बाद एल्ड्रिच कहता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। डिक्सन और टोनी देखते हैं कि सामने एक आइलैंड है। ये देखकर वो बहुत खुश होते हैं और अपने हाथों की मदद से चप्पू चलाकर उस तरफ बढ़ने लगते हैं और कुछ देर तक ये समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। आखिरकार 34 दिन के बाद ये लोग जिंदा समुद्र से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी, जिस वजह से वो समुद्र से बच निकले हैं। उन्होंने 1000 मील का सफर उस छोटी बोट से किया था और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म होती है।